हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ग्रामर स्टार्ट करने से पहले मैं ये छोटा सा एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, जिसे मैंने जनरल ग्रामर नाम दिया है। जनरल ग्रामर मैंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि हमने फर्स्ट से एट्थ स्टैंडर्ड के बीच जो भी ग्रामर सीखा हम लोग वही रिवाइज करेंगे, और वो एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेंगे। तो सब स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो समझो कि हम जब कोई भी एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो सेंटेंस वर्ड से फॉर्म होता है, लेकिन हर एक सेंटेंस में क्या होता है कि एक कोई ऐसा होता है जो एक्शन कर रहा होता है जिसको हम डूअर कहते हैं, और एक ऐसा होता है जिस पर एक्शन हो रही होती है जिसे हम रिसीवर कहते हैं। जैसे कि सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ, द फील्डर कॉट द बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जो फील्डर है वो एक्शन कर रहा है। कैसे एक्शन कर रहा है? कैच कैच करने की एक्शन कर रहा है। और कॉट द बॉल यानी बॉल पर एक्शन हो रही है, फील्डर ने बॉल को कैच किया। तो जो डूअर होता है उसे हम लोग जनरली सब्जेक्ट कहते हैं, और जो रिसीवर होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर फील्डर हमारे लिए डूअर या सब्जेक्ट हो गया, और हमारे लिए जो बॉल है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट ही हमेशा कोई ऑब्जेक्ट ही होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा एक कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। मतलब सपोज एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि स्मिता कॉल्ड राजेश। अभी स्मिता नाम की कोई लड़की है जिसने राजेश नाम के लड़के को कॉल किया है, तो स्मिता हमारी सब्जेक्ट हो गई और राजेश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैंने तुम्हें बताया कि कैसे डिफरेंट वर्ड्स से एक सेंटेंस बनता है, लेकिन उस सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिसिटी डिनोट करते हैं। वो हमेशा जो भी वर्ड्स होता है वो हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में उन्हें डिवाइड करते हैं। तो जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कौन सा है वो हम देखेंगे, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट दैट पहली चीज़ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, द टॉल हॉर्स इज़ रनिंग वेरी फास्ट। एक टॉल हॉर्स है वो फास्ट दौड़ रहा है, सिंपल एग्जांपल है। इसमें द टॉल हॉर्स इज़ रनिंग वेरी फास्ट, ये सब अलग अलग वर्ड से ये सेंटेंस बना हुआ है। तो ये सब जो भी सब वर्ड्स है वो वर्ड्स हमें ऑब्वियसली एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। या तो वो आर्टिकल्स होंगे, या तो नाउन होंगे, या तो वर्ब्स होंगे, या तो एडजेक्टिव होंगे, या तो फिर एडवर्ब्स होंगे। ठीक है, तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको रिफ़्रेश करने के लिए, आपकी मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए मैंने लेक्चर बनाया है। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहली चीज़ हम नाउन्स देखते हैं। नाउन्स क्या होता है? नाउन मतलब सिंपल है, अगर तुम कोई भी किसी का नाम, कोई भी प्लेस का नाम, कोई प्लेस में पूरी जोग्राफिकल लोकेशन आ गई, वो माउंटेन हो, रिवर हो, कंट्री हो, सिटी हो, स्टेट हो, या तो फिर हम लोग कई बार ऐसे जोग्राफिकल लोकेशंस होते हैं जैसे लेक्स है, पॉन्ड्स है, वो सब कुछ आ गया। नेम, प्लेस, फिर अगर सपोज एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब चीज़ें हो, वो या तो फिर थिंग्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, हमारे आसपास लाइंग ऑब्जेक्ट्स, इन सब को हम नाउन्स कहते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन्स में हमेशा थ्री टाइप्स के, एक्चुअली सॉरी, फोर टाइप्स के नाउन्स होते हैं। उसमें से पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा एक स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या तो फिर एक स्पेसिफिक प्लेस को जब हम नाम दिया जाता है वो प्रॉपर नाउन कहता है। सपोज अभी मेरा नाम सौमिल है, तो सौमिल जो हो गया वो हमारे लिए एक प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया एक कंट्री है, इंडिया नाम की दूसरी और कोई कंट्री नहीं है, इंडिया स्पेसिफिकली एक कंट्री है, तो उसको हमने जो इंडिया नाम दिया, इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, सेकंड है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स सिंपल होता है। कॉमन नाउन्स क्या होता है कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि इंडिया इज़ अ कंट्री, तो इंडिया वो प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया एक स्पेसिफिक एक ही कंट्री हो और कोई कंट्री वैसी है नहीं। माय नेम इज़ सौमिल, सौमिल मेरा नाम है। और किसी का नाम शायद सौमिल हो सकता है, लेकिन मैं सौमिल एक ही हूँ। तो जो स्पेसिफाई कर रहा है वो हो गया तुम्हारा प्रॉपर नाउन। समझ में? कॉमन नाउन वो चीज़ होती है कि जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। जैसे कंट्री मैंने कहा, फिर अगर मैं तुम्हें कहूँ तो गुजरात इज़ अ वेरी बिग स्टेट। तो जो स्टेट, STAT स्टेट है, वो क्या हो गया? वो हमारे लिए एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स इंडिया में भी है। इंडिया के अलावा और जो कंट्रीज थी वो भी स्टेट्स है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो कॉमनली एक कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल या थिंग
को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सब कॉमन नाउन्स हो गए। नेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होता है? जिसको हम फील नहीं कर सकते। जैसे कि हम कहते हैं कि डार्कनेस, डार्कनेस को हम फील नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते। डार्कनेस एक सा वर्ड है। जैसे और एक तुम्हें एग्जांपल दूँ तो स्ट्रेंथ, या तो ये ऐसे सब वर्ड्स होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स कैसे होते हैं कि ऐसे नाउन्स जो एक कलेक्शन को यूज़ करता है। जैसे हम कहते हैं कि पैक ऑफ वुल्फ्स, यानी वुल्फ है, अगर 5-6 वुल्फ साथ में मिलके घूम रहे हैं तो उनके उसके कलेक्शन को हम अ पैक ऑफ वुल्फ्स कहते हैं, ठीक है। सपोज अ गैंग ऑफ बॉयज़, 7-8 बॉयज़ एक साथ में घूम रहे हैं तो उसे उन्हें हम एक बॉयज़ का गैंग कहेंगे, ठीक है। या तो फिर अ प्राइड ऑफ लायंस, 5-6 लायन एक साथ घूम रहे हैं, वो प्राइड ऑफ, यानी वो कलेक्शन हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट्स या कोई भी सब्जेक्ट्स का कलेक्शन, वो हो गया हमारे लिए कलेक्टिव नाउन। तो 4 टाइप्स के नाउन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में 3 ही वर्ड्स यूज़ होते हैं, ए, एन और ध। आर्टिकल्स में पहली चीज़ समझो कि ए, एन और ध ये हमेशा सब्जेक्ट को या तो फिर हम जो नाउन है, नाउन को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब भी कॉमनली यूज़ हो रहे होंगे तो ए या एन यूज़ होगा, और अगर स्पेसिफिकली हम यूज़ कर रहे होंगे तो वो द यूज़ होगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि अ बॉय वॉकड इनटू अ क्लास। हमें पता नहीं वो बॉय कौन है, वो हमें उसका नाम भी नहीं पता है, बहुत सारे बॉयज़ है, वो क्लास में आया है। लेकिन उसके जगह अगर हम ऐसे लिखें कि द बॉय वॉकड इनटू द क्लास, तो वो स्पेसिफिक बॉय जिसे बताना चाह रहे हैं कि वही लड़का, और कोई लड़का नहीं है, वही लड़का क्लास में आया है, वो स्पेसिफिक वो लड़का है, तो वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी ए, एन और द कैसे यूज़ होता है वो आपको पता चल गया। नेक्स्ट हम जाते हैं एडजेक्टिव्स पे। पहली चीज़ तो मैंने आपको नाउन्स के बारे में समझाया था। नाउन्स होता है, नाउन्स की एक क्वालिटी भी होती है। हमेशा हम क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। अभी क्वालिटी का मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि अ बॉय, दैट बॉय इज़ टॉल, ठीक है, और दैट टॉल बॉय इज़ कमिंग इनटू द क्लास। तो टॉल, टॉल क्या हो गया? एक क्वालिटी हो गई वो बॉय की। वो बॉय हम कैसा है या तो फिर कैसी है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट या तो फिर यानी कोई भी नाउन, सॉरी, कोई भी नाउन वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी बता रहा है, वो एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि मैं एडजेक्टिव्स में होता है टॉल, स्ट्रॉन्ग, वाइड, ब्रॉड। द रिवर इज़ वाइड, ठीक है, रिवर कैसी है? वाइड रिवर है। वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है। समझ में आ गया? तो एडजेक्टिव्स है ना, एडजेक्टिव्स में हमेशा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है। कैसी डिग्री होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तीनों डिग्री का डिफरेंस क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। हमेशा पॉजिटिव डिग्री क्या होती है कि अगर कोई एक सेंटेंस में एक ही नाउन है, उसकी क्वालिटी हमें कोई एडजेक्टिव बता रहा है, तो एडजेक्टिव पॉजिटिव क्वालिटी में हो गया। जैसे मैंने कहा कि वाइड, ब्रॉड, या तो फिर टॉल, स्ट्रॉन्ग, ये सब एडजेक्टिव। लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है तो हमेशा क्या होता है कि दो नाउन्स के बीच कंपैरिजन हो रहा होता है। तो जैसे हम कहेंगे कि दिनेश इज़ टॉलर देन सुरेश। अभी टॉल है, टॉल को हमने टॉलर किया है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हम दिनेश और सुरेश के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं कि दिनेश की हाइट सुरेश से टॉलर है, ठीक है। तो वो टॉल है, टॉल के बाद हम ई आर जो लगा रहे हैं वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और सुपरलेटिव डिग्री तब यूज़ होती है जब हम उस नाउन को ऑल ओवर हम सॉरी जब हम कोई भी नाउन का कंपैरिजन बहुत सारी चीज़ों से कर रहे हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो गई। जैसे एग्जांपल दूँ तो दिनेश इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अभी ये समझो, हम टॉल है, टॉल के बाद हमने ई एस टी लगाया तो वो टॉलेस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन किसकी हो रही है? दिनेश की कंपैरिजन उसके क्लास के सारे बॉयज़ से हो रही है। उसके क्लास के सारे बॉयज़ में सबसे लंबा दिनेश है, सबसे टॉल वो है। लेकिन हम जब उसकी सारे बॉयज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम वहाँ पर टॉलेस्ट, TALL एंड में हम EST लगा रहे हैं। तो हमें समझ में आया, पॉजिटिव डिग्री थी टॉल, फिर कंपैरेटिव डिग्री हुई टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री हुई टॉलेस्ट। वैसे ही मैं तुम्हें दूसरे वर्ड्स बताता हूँ, जैसे ब्रॉड, BROAD। ब्रॉड का कंपैरेटिव हुआ ब्रॉडर, और उसका सुपरलेटिव हुआ ब्रॉडेस्ट। ER और EST लगा है। कई बार क्या होता है कि तुम्हें सिर्फ ER और EST नहीं लगाना होता है। जैसे कि बिग, तो बिग का हमारा कंपैरेटिव डिग्री हुआ बिगर, लेकिन वहाँ पर हमने BIG है तो एंड में GER, यानी
एक जी और ऐड किया है, और बिगर का सुपरलेटिव डिग्री होता है बिगेस्ट। कई कई ऐसे होते हैं कि जहाँ पर तुम्हें कई वर्ड्स हटाने पड़ते हैं, जैसे एंग्री। एंग्री का स्पेलिंग होता है ANGRY, लेकिन हम जब उसका कंपैरेटिव डिग्री कर रहे हैं एंग्रियर, तो हम ANGRY निकाल के हम आई लगा रहे हैं और फिर ER लगा रहे हैं। एंग्री एंग्री, और एंग्रीएस्ट में भी हम वाई निकाल के आई लगा रहे हैं और एंड में EST लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई बार कई एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि जब हम उनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं तो हम ER या EST का यूज़ नहीं कर रहे। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का जो कंपैरेटिव डिग्री हुआ वो मोर ब्यूटीफुल हुआ, और सुपरलेटिव डिग्री हुआ वो मोस्ट ब्यूटीफुल है। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसमें। वैसे ही इंटेलिजेंट का होता है, इंटेलिजेंट का सुपर कंपैरेटिव मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। तो एग्जेक्टिव क्या है वो आपको समझ आ गया होगा, और एग्जेक्टिव के जो डिग्रीज है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज़ कहाँ होता है? हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करेंगे उसमें इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन वो एक अलग लेक्चर की बात है। हम अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्ब्स पे। वर्ब्स मतलब सिंपली ये समझो कि वर्ब्स होते हैं जो एक्शन वर्ड्स होता है। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल था, द टॉल हॉर्स इज़ रनिंग फास्ट। रनिंग, वो कोई एक्शन बता रहा है, रन करना। टॉक, वॉक, फॉरगेट, या तो फिर बिल्ड, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सब वर्ब्स हो गए, क्योंकि वो एक्शन बता रहे हैं। वो ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो एक्शन बता रहे हो उसे हम VERBS वर्ब्स कहेंगे, ठीक है। वर्ब्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक ट्रांजिटिव होता है और एक इंट्रांजिटिव होता है। अभी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ और फिर मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब ऐसे कि जिनको जो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो मैंने आपको बताया पहले। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, द फील्डर कॉट द बॉल। जो एक फील्डर है उसने बॉल को कैच किया, ठीक है। तो वो जो फील्डर है, वो फील्डर हमारा सब्जेक्ट हो गया। कॉट, कॉट हमारा वर्ब हो गया, क्योंकि वो कैच करने के एक्शन बता रहा है, और कॉट द बॉल, तो उसने बॉल कैच किया, तो वो बॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर सपोज यहाँ पर द बॉल हम ये यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा सेंटेंस हो गया द फील्डर कॉट। द फील्डर कॉट हमारा सेंटेंस आधा हो गया। क्यों? क्योंकि फील्डर ने क्या कैच किया हमें वो पता नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, द पेंटर पेंट्स द हाउस, ठीक है। अभी पेंटर हमारा सब्जेक्ट है, पेंट्स हमारा वर्ब है, और हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी यहाँ पर क्या है पता है कि अगर तुम द हाउस यूज़ नहीं करोगे तो भी सेंटेंस आधा रह जाएगा। तो पेंटर क्या पेंट कर रहा है? एक पेंटिंग पेंट कर रहा है, हाउस को पेंट कर रहा है, या तो फिर कोई लॉरी पेंट कर रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि वो क्या पेंट कर रहा है, इसलिए वो सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। ये कब यूज़ होता है? जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होता है। मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में कहा। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे होता है कि जहाँ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो हिज फादर डाइड, ठीक है। अभी उसके पापा मर गए। अभी सब उसके पापा मरे, वो बेड पर मरे या सोफ़ा पर मरे या हॉस्पिटल में मरे, यहाँ पर हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे। हिज फादर डाइड, यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा के वो सेंटेंस को हम ख़त्म कर सकते हैं, हमारे सेंटेंस का पूरा मीनिंग मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, द ट्रेन रीच्ड, ठीक है। अभी सपोज हम यस इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। ट्रेन रेलवे स्टेशन पे पहुंची, लेकिन हम अगर द ट्रेन रीच्ड वहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे तो भी हमें पूरा मीनिंग मिल रहा है सेंटेंस का। क्यों? क्योंकि सिंपल फॉर्म है। द ट्रेन है वो बस स्टेशन तो नहीं जा रही है, वो ट्रेन के स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर ही जाएगी, ये हमें पता है। इसलिए हमें जो रीच्ड है यहाँ, ये वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जो डाइड जो वर्ब है उसे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो गए। जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स है ना, वो एक्टिव पैसिव वॉइस में काफ़ी यूज़ होंगे।
ऑफ कोर्स वो एक्टिव पैसिव वॉइस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन वर्ब्स क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब्स क्या है ना, अलग अलग फॉर्म्स होता है। वर्ब्स के फॉर्म्स कैसे होता है, तो पहली चीज़ तो ये समझो कि वर्ब्स है ना, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कॉट, कॉट एक्चुअली कैच जो है उसका पास्ट फॉर्म है, ठीक है। कैच करना वो प्रेजेंट में अगर हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो कैच हो गया, अगर पास्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो कॉट हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे वर्ब्स के ना टोटल 4 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम V1 से शॉर्ट में उसे लिखेंगे, प्रेजेंट फॉर्म इज़ V1। फिर पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म को हम V2 लिखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम V3 लिखेंगे, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को हम V-ing फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो चारों फॉर्म्स के नाम आपको पता चल गए। प्रेजेंट फॉर्म V1, पास्ट फॉर्म V2, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3 और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म VING, ठीक है। क्या होता है इनका डिफरेंस पहले समझो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। टॉक, टॉक है अभी कोई टॉक कर रहा है, लेकिन अगर वो उसने पास्ट में ये एक्शन किया था तो टॉक्ड हो गया, ठीक है। तो वो V2 फॉर्म उसका है, वो टॉक्ड हो गया। V3 फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो भी टॉक्ड रहेगा, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। लेकिन पहले ये समझो कि पास्ट पार्टिसिपल कहाँ यूज़ होता है। अगर हम कोई एक्शन जिसे हम पास्ट में बता रहे हैं, लेकिन हम उसके आगे कोई अगर हैज़, हैव या हैड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। ये क्यों आएगा वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले आप कॉन्सेंट्रेट करो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पे। और नेक्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जो जिसे हम VING कहते हैं। VING फॉर्म सिंपल होता है, जो भी वर्ब है जिसका प्रेजेंट फॉर्म है उसके जो V1 फॉर्म है उसके आगे हमें ING लगाना है। टॉक के आगे हम ING लगाएंगे तो टॉकिंग हो गया, तो टॉक का VING फॉर्म हो गया टॉकिंग, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये 4 फॉर्म्स आपको याद रह गए। आपको ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है कि इनको हम V1 कहेंगे, V2, V3 और VING कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंट फॉर्म्स पे। जैसे मैंने आपको टॉक का एग्जांपल दिया था, वैसे सपोज लर्न, तो लर्न का जो पास्ट फॉर्म है वो लर्न के बाद हम ईडी लगाएंगे। टॉक के बाद हमने ईडी लगाया था, वैसे ही लर्न के आगे हम ईडी लगाएंगे तो लर्नड हो गया, ठीक है। लेकिन इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म टॉक की तरह नहीं है। टॉक का जैसे टॉक्ड है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी टॉक्ड है, वैसे लर्न का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो लर्नड हो गया, LERNT, यानी ईडी हटा के हमने टी लगा दिया है, ठीक है। और ING फॉर्म तो लर्निंग, वो तो आपको पता होगा। और एक मैं तुम्हें एग्जांपल देखा हूँ, जैसे कम, कम का जो V2 फॉर्म है वो केम हो गया, और V3 फॉर्म है वो फिर से कम हुआ, और उसका ING फॉर्म कमिंग हो गया। और एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तो फॉरगेट, फॉरगेट का पास्ट फॉर्म है तो वो फॉरगॉट हो गया, टोटली डिफरेंट हो गया। नहीं हमने ईडी लगाया, नहीं हमें उसका नाम चेंज किया, फॉरगॉट हो गया V2 फॉर्म, लेकिन V3 फॉर्म है वो फॉरगॉटन हो गया और फिर से और एक अलग हो गया। और फॉरगेट का जो ING फॉर्म है वो फॉरगेटिंग हो गया। लेकिन हमने देखो, हम इसमें FORGET है, लेकिन हमने बाद में ING नहीं लगाया, हमने और एक टी भी ऐड किया है। जैसे हमने वो बिग के बिगर में और एक जी ऐड किया था, वैसे ही ब्रिंग है, ब्रिंग का जो वर्ड है वो भी अलग हो जाएगा। V2 फॉर्म है वो ब्रॉट हो जाएगा, और V3 फॉर्म भी ब्रॉट रहेगा। लेकिन जो ING फॉर्म है वो ब्रिंग के आगे हम सिर्फ ING लगा रहे हैं, दैट इज़ ब्रिंगिंग, ठीक है। वर्ब फॉर्म्स को आपको समझ आ गए। यूज़ कैसे होता है मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट में एक्शन हो रही हो तो, पास्ट फॉर्म पास्ट में एक्शन हो रही हो तो। अगर हमें पता है कि पास्ट में कब एग्जैक्टली एक्शन हुई हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अगर एक्शन अभी चल रही है, अभी कंटिन्यूएशन में है, तो हम वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। याद रखना, V1 अभी एक्शन हो रही है, पास्ट फॉर्म V2 फॉर्म जो एक्शन हो गई है, पास्ट फॉर्म V3 फॉर्म हमें पास्ट में कभी एक्शन हो गया एग्जैक्टली हमें पता है तब, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो VING फॉर्म अभी भी एक्शन कंटिन्यूएशन में है तो, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स। अभी जो हमारा पहला सेंटेंस था, द टॉल हॉर्स इज़ रनिंग फास्ट, अभी ये जो सेंटेंस है उसमें इज़ रनिंग, रनिंग के आगे मैंने इज़ लगाया। अभी इज़, आर, एम, हैज़, हैव, वॉज, वर, हैव, हैड, ये सब जो वर्ड्स है ये हम क्यों लगाते हैं, इसे हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को हेल्प कर रहे हैं। तुम इस सेंटेंस को वापस पढ़ो, द टॉल हॉर्स इज़ रनिंग वेरी फास्ट, लेकिन इस सेंटेंस को अगर तुम ऐसे पढ़ो, द टॉल हॉर्स रनिंग वेरी फास्ट, ये तुम्हें
पूरा तुम्हें सेंस नहीं बता रहे, क्यों हमने इज़ नहीं लगा है इसके लिए। ये जो इज़ है ये क्या कर रहा है कि वर्ब को हेल्प कर रहा है कि वर्ब क्या कर रहा है, यानी एक्शन वर्ड क्या हो रहा है उसे हेल्प कर रहा है, इसे हम उसको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब्स है उसमें इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब वर्ब्स ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे एडवर्ब्स के ऊपर। अभी एडवर्ब्स का मतलब सिंपल होता है कि वो वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। द टीचर कम्प्लीटली रिजेक्टेड हर प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर जो कम्प्लीटली वर्ड है वो कम्प्लीटली को तुम निकाल लो। द टीचर रिजेक्टेड हर प्रोजेक्ट, दोनों दोनों सेंटेंस का हमें एक्चुअल मीनिंग तो मिल रहा है, लेकिन उन दोनों सेंटेंस के बीच डिफरेंस क्या है। तो जो सेकेंड सेंटेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि वो हमें टीचर का एक मूड या टीचर का इमोशन या टीचर के भाव बता रहा है हमें, कि टीचर ने सिर्फ उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं कर दिया, कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, उसे देखने के लिए भी टीचर को बिल्कुल इच्छा नहीं हुई, ठीक है। यानी ये कोई इमोशन बता रहा हो या तो फिर अगर कोई सेंटेंस को एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग दे रहा हो तो उसे उसमें एडवर्ब्स का यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं तुम्हें और एक एग्जांपल देता हूँ कि आई रियली डोंट बिलीव हिम, इसे तुम दूसरे टाइप से लिखो, आई डोंट बिलीव हिम। दोनों सेंटेंस का आपका मीनिंग बन रहा है, तुम सोचोगे कि मैं उसका विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसका विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहा। तो हमें एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग सेंटेंस मिल रहा है जो इमोशंस हमें दिखा रहा है, समझ में आया। तो ये जो एडवर्ब्स होता है, एडवर्ब्स हमेशा क्या करता है कि कोई सेंटेंस को एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दे रहे हैं, समझ में आया। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंसेस देखेंगे, लेकिन सपोज़ अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मैंने क्लियरली आपको समझा है, आप जो भी ये जो वीडियो है आप पॉज करके आप टेक्स्ट देख के या तो फिर आप रिवाइंड करके भी फिर से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंसेस की ओर बढ़ेंगे।